तो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत खैर मकदम। दोस्तों, मैं फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लॉ ऑफ एविडेंस। यानी लॉ ऑफ एविडेंस जो है, हम आजकल जो बहुत तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन दोस्तों, मैं एविडेंस का जो सीरीज चला रहा हूँ, एविडेंस का जो सीरीज है उस सीरीज के मुताबिक मैं धारा 8 का जो है मोटिव वो बता चुका हूँ। हेतु क्या होता है, हेतु की सारी चीज़ें हैं। आज मैं सेकंड बात करूँगा तैयारी की, और उसके बाद मैं बात करूँगा कंडक्ट की। तैयारी और कंडक्ट की। तो ये सब जो है एविडेंस के एक्ट नंबर जो है, आप पहले बात है बैरेक्ट खोलिए। बैरेक्ट में जो है आप मोटिव पे जाइए, मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तैयारी की बात है। आप कोई भी अपराध करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसकी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी को गला रेतना है तो आपकी जो चाकू होगी या तलवार होगी तो उसे धारदार बनाएंगे। तो क्या है, यानी किसी के आपको जो मर्डर करना है तो अपनी पिस्टल देखेंगे, पिस्टल के जो है सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, पिस्टल की गोली खरीदेंगे। तो उसके पिस्टल की गोली खरीदने की ये सब क्या है, तैयारी है। यानी किसी का क्या नाम है, घर में आग लगाना हो, आग लगाने के लिए आपको रसीद इकट्ठा कर रहे हैं या मिट्टी तेल या पेट्रोल, और उसके बाद में आप पूरी तरीके से ये तैयारी है, जो चीज़ पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं या विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है प्रोएमा फेसाई जो है वो तैयारी के विषय में आती है। अब तैयारी के जो है दूसरे रूल के अकॉर्डिंग जो है कार्य करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो जो है एविडेंस, जो कार्य करने के लिए जो तैयारी की जाती है वो जो एविडेंस है वो एविडेंस जो है रिलेवेंट होती है। यानी सेक्शन ये कहती है कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंस फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से प्रीवियस कोई भी घटना जो है होती है या प्रीवियस होती, वो कोई भी घटना घट जाती है, वो क्या है, वो है रेलेवेंस। यानी वो रिलेवेंसी होता है। यानी एनी ऑफेंस में, कोई अपराध में अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, अपने आप में वो जो ऑफेंस होता है वो कंप्लीट नहीं होता देन, जब तक वो कार्य एक्ट जो है घटित ना हो जाए तब तक वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अपराध के लिए तैयारी करने के लिए कोई अपराध नहीं है अगर वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मार डालने के लिए पिस्तौल खरीदता है। किसी व्यक्ति को मार डालने के लिए क्या खरीदता है, पिस्तौल खरीदता है, या किसी मकान जला डालने के लिए माचिस खरीदता है, या कोई जो है ये या पिस्तौल खरीदता है या माचिस खरीदता है, अपने आप में क्या है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक बार अपराध हो जाने पर, जब ये है एक बार जब वो अपराध जो है वो हो जाता है, कमिट हो जाता है, तो साक्ष्य के रूप में क्या है, इम्पोर्टेंसी होती है, और इसलिए वो क्या है, रिलेवेंट है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो रिलेवेंट है। मैंने आपको बताया कि उदाहरण के लिए लड़ाई से पहले ये देखा जाए कि एक व्यक्ति ने चाकू को तेज कर रहा था और लड़ाई में चाकू का प्रयोग किया गया। चाकू लड़ाई से पहले, घटना से पहले क्या है, अभी कोई युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले जो है उनके जो सैनिक होते हैं अपने अभ्यास करते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मुझे अभी क्या नाम है, चाइना से लड़ना था, चाइना के बॉर्डर से लेना था, तो भारत ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी बचा रही थी। पूरी पूरी सीमा है, कौन कितने सेना लगाना है, कितना सेना क्या करना है, ये सब जो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन थी। यानी अंबाला से जेट फाइटर उड़ाना है और उसके बाद में दिल्ली कंट्रोल रूम तैयार करना है
पूरी तरीके से मोनिटरिंग बना के रखना है। ये सब जो है, ये जो घटना का जो सीरीज है, एक दूसरे को जो सीरीज जो है रिलेवेंट होती है, वो तो पूरी पूरी पार्ट जो तैयारी होती है, और तैयारी के पश्चात जब वो एक्ट अपने आप में कमिट हो जाती है तो वो साक्ष्य के रूप में क्या है, रिलेवेंट है। ठीक है। अब इसमें एक केस आता आर बनाम पामर। आर बनाम पामर जो है इससे मिलता जुलता, जहां जूरी को तैयारी के साक्ष्य को महत्व बताए हुए लॉर्ड कैंपबेल ने कहा, यानी आर बनाम पामर में जो है फैक्ट को जो मिलता जुलता एक जूरी थे, उन्होंने तैयारी की जो इम्पोर्टेंसी, आर बनाम जूरी जो इम्पोर्टेंसी बताया, उस इम्पोर्टेंसी के मुताबिक जो है मैं बता रहा हूँ कि अब सज्जनगण वो साक्ष्य आपके सामने आते हैं जो अधिक प्रत्यक्ष है, और अभियुक्त वैसे ही विष खरीदता है किसी प्रयोजन के, चाहे विष चाहे जैता हो, और आप सब कुछ मालूम है, इसलिए वो जानना है कि किस प्रयोजन के लिए विष खरीदा गया था और किस प्रयोजन के लिए वो प्रयोग किया गया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं दुकान पे, एक सल्फास का गोली लेते हैं, किस यूज के लिए लेते हैं सल्फास का गोली? सल्फास का गोली आप लेते हैं किस यूज के लेते हैं? जैसे कि आप किसान आदमी हैं, तो आपके जो घर में जो है गुंदुम है, गेहूं है या चावल है, ये सब जो मतलब होते हैं कि कीड़ा से बचने के लिए, और वो लगाया जाता है, सल्फास की गोली लगाई जाती है। तो ये आपके पास क्या पर्याप्त आधार है कि भाई मैंने इसके पर्पज से लिया था। अब कोई अगर क्या नाम उस दुकान पे जा रहा है, क्या नाम है, गोली ले रहा है, गोली लेने के बाद में वो कोई नशीली पदार्थ ले रहा, लेने के बाद में कहीं वो किसी जगह वो जाता है, वो नशीली पदार्थ मिला के उसको, चाहे वो भोजन के माध्यम से दे देता हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से दे देता हो, ये सारे पार्ट जो है क्या है, वो तैयारी है। अब वसीयत की बात करें, अगर हम बिल की बात करें, तो बिल में अगर एक व्यक्ति बीमार होता है, हमने कई उसके बिल बनाए, कई इसके बिल दिखाए, यानी 4, 5, 6, 7, 8 वसीयत बनाए। 8 वसीयत को उसको क्या नाम है वसीयत बनाने के बाद में जो है उसके जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर लिए, तो कई सारे सिग्नेचर आपको पूर्व पहले ये पता था कि व्यक्ति मरने वाला है, उसके पूरा आपने पूरी तैयारी की 6-7 हो, तो उसके जो साक्ष्य है, उसके जो वसीयत 6-7 बनाए, उसके साक्ष्य दिए जा सकते हैं वसीयत को जो है चैलेंज करने के दृष्टि में। जब आप उसको चैलेंज करेंगे तो वो सात प्रमा फसाई जो है आपको वहाँ प्रूफ करना पड़ेगा, और वो साक्ष्य के रूप में क्या है, रिलेवेंस होगा, और वो जो आप लाएंगे वो साक्ष्य के रूप में क्या है, सुसंगत होगा। अब जहर की एग्जाम्पल है, जहर खरीदा गया, लिया गया दुकान से, कहाँ कहाँ यूज किया गया, ये सारे पार्ट ऑफ रिलेवेंट है, ये भी तैयारी में आता है। तो तैयारी का बहुत सिंपल सा ये वर्ड है, तैयारी पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कंडक्ट पर। और कंडक्ट एक ऐसी इंपॉर्टेंट है आचरण, और आचरण के बारे में अगर कहा जाए कि आचरण की साक्ष्य की इंपॉर्टेंसी, उसके स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंसी, और उसके बाद में केस लॉ के बारे में क्या कहा गया है, और उसके सारी चीज़ जो है उसे मेंशन करेंगे, तब आप समझेंगे कि इसकी क्या चीज़ है और कितने कौन सा केस लॉ इसकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ अगर आप देखेंगे आचरण के बारे में, अगर क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस नहीं डालेंगे तो आचरण के रूप में आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो क्वीन बनाम इम्प्रेस का केस जो है, आप जो है अब्दुल्ला वाला केस जो है वो जरूर हेड करिएगा। और उसके बाद में ये कहते हैं कैंडिडेट का जो है, अगर हम बात करें किसी वाद, यानी कोई सूट प्रोसीडिंग में जो है पार्टीज हो या एजेंट हो, और इस क्लास का हो, उस श्रेणी का हो, जो कि पार्टीज हो, यानी पार्टीज हो, डिफेंडेंट हो और उसके एजेंट हो, और कौन सा क्रिमिनल मैटर में जो है क्या है, वो अक्यूज जो है शामिल हो, क्रिमिनल जो है क्रिमिनल मैटर में अक्यूज के रूप में, अभियुक्त के रूप में क्या हो, वो शामिल हो। तो ये सभी जो है श्रेणी जो है वो क्या है, कैंडिडेट के रूप में है, क्योंकि और किसी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो है कि अगर किसी अभियुक्त के अभिकर्ता आचरण इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, अभियुक्त दोषी है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सकता, वो आचरण के रूप में शामिल नहीं होगा। ठीक है। अब एक केस आया था कि क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला,
अब इसमें जो है लेजिस्लेचर ने जो है हेल्ड किया था और ये कहा था कि ये विषय जो है बहुत ही सुसंगत, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो 32(1) के थ्रू जो है जो न्यायाधीश थे उसमें 3 न्यायाधीश ने 3 न्यायाधीश जो थे वो एक फेवर में जो है जजमेंट पास किए थे और एक न्यायमूर्ति महमूद इन्होंने इससे आचरण के रूप में माना था। तो हम उसके पूरे केस लॉ को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या था कि अब्दुल्ला एक 15 से 20 साल के बीच में आयु में जो है एक लड़की थी। वो लड़की जो है क्या थी, बेस्या थी। वो रात में सो रही थी। सोने के बाद में उसमें क्या हुआ कि जो है सोने के बाद में क्या है वो उसका हत्या का आरोप, उसको जो है अब्दुल्ला को जो हत्या का आरोप था और लड़की का नाम दुलारी था। अब इसमें ये बताएगी कि हमला के समय जो है वो अपने घर में सो रही थी। सोने के बाद में वो क्या नाम है सुबह का टाइम हो रहा था, भोर का टाइम था। भोर के टाइम ये होता है कि किसी चेहरे को आसानी से पहचानी जा सकती थी। भोर के टाइम में ये होता कि बड़ा चेहरा आसानी से पहचानी जा सकती थी। लड़की बेस्या थी, ये बात सही है। और उसके बाद में ये क्या है कि हत्यारों ने रेजर से क्या है उसका गला काट दिया। हत्यारों ने क्या है रेजर से उसका गला जो है काट दिया और लड़की ने उसको हाथ रोकने की कोशिश की। जो है लड़की ने उसके जो है रेजर से काटने तो लड़की ने हाथ से रोकने की कोशिश की, उसके अंगूठे भी कट गए। ठीक है, और उसके बाद में उसमें निशान आ गया। जख्मी के हालात में जो है उसे जो है पुलिस स्टेशन लाया गया। जख्मी हो गया तो उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन के बाद में जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी मां जो है बार बार ये पूछती रही कि बताओ बेटी किसने कत्ल किया है। तो उसमें क्या हुआ कि वो बताने में इसलिए नहीं बता पाती थी कि उसका गला जो है कटा था, इसलिए नहीं बता पाती थी जो उसका गला कटा था। अब उसमें जो है चिकित्सक जो अधिकारी है और वो पुलिस जो आयु था वहाँ भी मौजूद थे और उसके बाद में जो है उन्हें कई बार पूछा तो उसके बाद में ये हुआ कि कुछ लोगों का शक था। शक होने के बाद में ये डाउट क्लियर करने के लिए पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को लाया और लाने के बाद में बताया कि ये बताइए कि ये फला व्यक्ति थे, फला व्यक्ति थे, ये फला व्यक्ति थे, ये फला व्यक्ति थे। तो उसमें ये नाम आया था कि कौन कौन व्यक्ति थे। तो उसमें ये आया कि क्या इस्माइल थे, कि अकबर खां थे, कि अकबर हुसैन थे, कि खुदा बख्श थे। अब मजिस्ट्रेट के सामने सारा घटना हो रहा था। खुदा बख्श थे तो और लड़की ने पूछा कि किसने जख्मी किया है। प्रत्येक नाम लिया। लड़की ने अपने हाथों से नकारात्मक हिलाया। लड़की ने सभी का नाम जो है निगेटिव रूप से अपनाया, लेकिन जब अब्दुल्ला का नाम आया तो उसने क्या पॉजिटिव किया, यस, यानी इशारे से अब्दुल्ला का नाम आया तो कहा यस और या नहीं। खुदा बख्श नहीं, इस्माइल नहीं, अकबर हुसैन नहीं। तो इस वजह से जब अब्दुल्ला का आया तो कहा हाँ हाँ, ये इशारा कर दिया। अब इशारा ये क्या कंडक्ट है, इशारा तो कंडक्ट के रूप में नहीं माना। 3 न्यायमूर्ति ने कंडक्ट के रूप में नहीं माना। ये कहा लेडी 32(1) के तहत जो है डायरेक्ट डिक्लेरेशन के तहत वो संपूर्ण होता है और 32(1) के जो है ये एक अपवाद भी माना। इसमें जो है धारा 32 के अंतर्गत मितकाली कथन के रूप में सुसंगत नहीं था, सुसंगत है। और न्यायमूर्ति महमूद जो इसके विपक्ष में थे, न्यायमूर्ति महमूद जो है इसके अगेंस्ट में थे। और ये आचरण के धारा 8 के अंतर्गत और 32 के अंतर्गत जो है उन्होंने न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि ये धारा 32 जो है 1 के जो है आचरण के रूप में, वो 32(1) जो है अलग हो, धारा 8 के अंतर्गत जो है ये आचरण के रूप में शामिल होता है। ठीक है। अब न्यायमूर्ति पेथरम, जिसकी 2 न्यायमूर्ति सहमत थे, पेथरम के जो है उनके साथ 2 और जज भी सहमत थे और ये विचार आया कि धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होने के आचरण ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को प्रभावित करता हो। यानी आचरण ऐसे रूप में होना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से क्या है तथ्यों को प्रभावित हुआ, अन्य व्यक्तियों द्वारा बोले गए शब्दों से नहीं। अब देखिए कितनी बात कहा कि तथ्यों से प्रभावित हुआ हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा बोले गए शब्दों से, जो अन्य व्यक्ति बोल रहे हैं उनके शब्दों से नहीं। यानी उनका विचार था कि लड़की के हाथ का हिलाना, जो लड़की जो हाथ हिला रही थी वो तथ्य को प्रभावित नहीं हुआ था, जो फैक्ट है उसको जो है इफेक्टिव नहीं हो रहा था, प्रभावित नहीं होता, बल्कि प्रश्न को प्रभावित था। क्या था? प्रश्न पूछा गया, क्या ये था, क्या ये था, क्या था, ये क्या है, प्रश्न को प्रभावित करता है, ना कि फैक्ट को प्रभावित करता। आचरण के लिए क्या होना चाहिए? फैक्ट को प्रभावित करना चाहिए।
प्रश्न को प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रश्न को प्रभावित होता है। अब प्रश्न को अनुपस्थित में ना तो आचरण हुआ और ना ही होता। जो प्रश्न पूछा गया है उसके जो है रूप में जो है आचरण और होता है और ये नहीं भी होता है, यानी उसके जो प्रेजेंट में ना तो ऐसा आचरण भी हुआ है और होता भी हुआ, तो ये होता तो कुछ अर्थ ना होते। अगर आचरण के रूप में होता तो कोई अपने आप अर्थ ना होता, कुछ भी होते, कुछ पता ना लग सकता ये अभियुक्त ने मारा था। तो ये आचरण को जब मुख्य न्यायमूर्ति महमूद ने धारा 8 का जो है स्पष्टीकरण की, न्याय विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति ने धारा 8 का जब दूसरे स्पष्टीकरण को जो है आकर्षित किया और ये उपनिषद किया, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत हो तो उसकी कही गई बातों जो उनके आचरण को प्रभावित करती हो वो भी सुसंगत हो जाएंगी। और ये सुझाव दिया कि प्रश्न के हाथ के निशान से पैदा हुए थे, इसलिए पीड़ित आचरण में प्रभावित हुआ था। यानी हाथ के निशान दे रहे थे, इसलिए पीड़ित के रूप में आचरण के रूप में जो है क्या है, प्रभावित हुआ है। और विद्वान क्या है, विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति ने ये सुझाव स्वीकार नहीं किया कि उनका विचार था आचरण ऐसा होना चाहिए जो स्वयं प्रथम स्थान पर सुसंगत हो, फिर आचरण को प्रभावित करने वाले सब सुसंगत हो जाएंगे। इस मामले में हाथ समेत चिन्ह तो कुछ भी नहीं बताए गए, इसलिए विसंगत थे। इसी कारण से प्रश्न जो प्रभावित हुए थे वो विसंगत थे, वो इरिलेवेंट थे। जो चिन्ह जो है दिखाए गए थे वो आचरण के रूप में जो है वो विसंगत थे, इरिलेवेंट थे, ये बताया गया था। अब इसमें न्यायमूर्ति महमूद जो है इससे स्पष्ट जो है आचरण के रूप में माना है। ये केस लॉ जो है आप जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद में आचरण के रूप में जैसे कहा गया कि एक मिनट, आचरण के रूप में जैसे ये कहा गया कि न्याय से भागना, यानी आप जस्टिस लेना चाहिए और जस्टिस से भागना, ये भी आचरण के रूप में आता है। और उसे क्या नीचे व्यक्ति में जो है भाग जाना, किसी व्यक्ति को उसका पीछा ना करना, अगर वो भाग जाता है अगर उसका पीछा ना करना, वो भी अगर न्याय से भाग रहा अगर उसका पीछा भी नहीं किया जा रहा है तो क्या है वो भी आचरण रूप में अगर कोई भी व्यक्ति भाई सच्चा होगा तो शेर के तरह का खड़ा होगा, चट्टान के तरह का टिका रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में ट्रूथनेस है, ट्रूथवर्थी है, इसलिए वो अपने आप पे डिपेंड पे खड़ा रहेगा और न्याय से कभी नहीं भागेगा। अब क्या है कि अगर जो है डर हो रहा है कि पुलिस आ रही है पीछे से, अब हत्या हो गया, आप फरार हो जाना, ये सब आचरण में आता है। अब ये क्या कि झूठा नाम अख्तियार करना, झूठा नाम अख्तियार कर देते, ये भी आचरण के रूप में आता है। इस आधार पर गृह दोष प्रभाव होता है। अब एक मामले में आया कि अब ये देखिए कि एक मामले में आया कि धारा 2 जो है 32 के तहत कन्फेशन में जाएगा। अब बात करते हैं कि आचरण का साक्ष्य का मूल्य। हम बात करेंगे जो है कि जो इसकी इम्पोर्टेंसी है, इसकी वैल्यू है क्या है, और उसके बाद में स्टेटमेंट की जो है रिलेवेंसी पे बात करेंगे, और ऐसे स्टेटमेंट जो कंटेंट के साथ साथ जो है स्पष्ट करने वाले फैक्ट होंगे, और उसके बाद में कंप्लेंट पे बात करेंगे, और उसके बाद में जो है हम ऐसे स्टेटमेंट आचरण पर जो है इफेक्टिव डालते हों, ये सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो बात करना है कि मुझे पहली बात के आचरण के साक्ष्यों का मूल्य, यानी जो है उसका जो है कंटेंट का जो है क्या इम्पोर्टेंसी की बात करता है, वो इसकी वैल्यू की बात करता है। तो ये स्वाभाविक है कि आचरण के साक्ष्य का मूल मामले में जो है आचरण है, और आचरण साक्ष्य के मूल के मामले में परिस्थितियाँ निर्भर करेगी, यानी सर्कमस्टेंसेस जो है डिपेंड करेगी। क्या करेगी, इसका अगर देखेंगे तो जो सर्कमस्टेंसेस है उस पर ये डिपेंड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में साक्ष्य था कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर आरोप था, क्या था, अभियुक्त पर आरोप था, उसने रिश्वत ली थी और अभियुक्त लगातार मौन साधे रहा था। अगर अभियुक्त पर आरोप था कि उसने जो है रिश्वत ली थी और लगातार वो चुप था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन परिस्थितियों में मौन के आचरण के साथ साक्ष्य का मूल्य न के बराबर है। सो जो ये आचरण है इन कंडीशन में जो साक्ष्य के रूप में बराबर नहीं है। अभियुक्त का यह कहना था कि उसने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि वो डरा हुआ था। अभियुक्त ने कहा कि मैंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि मैं डरा था, और ये कहा कि अगर मैं जमानत लेने की कोशिश भी करता तो इंस्पेक्टर उसकी हालत को दुश्वार कर देता। भाई मैं जमानत लेता और जमानत लेने की मैं कोशिश भी करता तो मैं
और भी क्या नाम है प्रॉब्लम मेरे साथ यूसुस राइज हो जाते हैं और कई क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, इसलिए मैंने जो है बेल एप्लीकेशन का लिए भी मूव नहीं किया। एक ईमानदार अधिकारी भी घूस के आरोप थे, जब भी वरिष्ठ अधिकारी उसे फंसाया गया तो वो बहुत डर गया रहता है। तो ये क्या स्वाभाविक अस्वाभाविक नहीं है, ये जो क्या है ये होगा कि ये सारी चीज़ जो है अस्वाभाविक नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंसी आचरण के जो साच का मूल, तो ये चीज़ आप लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, ये जब वर्ड डालेंगे तो साच आचरण का साच के मूल में, तो ये जरूर लिखिएगा कि ये तो स्वाभाविक है। क्या है, जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे ये स्वाभाविक है कि आचरण का साच मूल के मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला साक्ष्य में ये दिया था कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर आरोप था कि उसने रिश्वत ली थी और अभियुक्त लगातार चुप रहा, मौन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इन परिस्थितियों मौन के आचरण के साक्ष्य का मूल न के बराबर था। जो ये साक्ष्य का मूल है वो आचरण के रूप में ना के बराबर, चुप रहा तो उसके ना के बराबर है। तो ये जरूर कोट करिएगा। और अभियुक्त का ये कहना था कि कोई आपत्ति नहीं है, क्या है, अभियुक्त का ये कहना था कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ था और अगर कोई जमान लेने की कोशिश भी करता तो इंस्पेक्टर उसकी हालत को गंभीर कर देता, दुश्वार कर देता जीने में। तो ये सारी चीज जो है क्या कहता है, वो जो है साक्ष्य के रूप में जो है इसे सुसंगत नहीं होगा। आचरण के रूप में एक ईमानदार अधिकारी भी घूस के आरोप में वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा फंसाया गया हो तो बहुत डरा जाएगा, तो अस्वाभाविक होगा, ये बताता है। अब बताता है कि कथनों की सुसंगति के बारे में। कथन की सुसंगत बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सुसंगत जो अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और स्टेटमेंट जो है आप मात्र स्टेटमेंट देने से आचरण के रूप में जो है, कंडक्ट के रूप में जो है, साक्ष्य के तौर पर यानी एविडेंस के तौर पर वो क्या है, रिलेवेंस नहीं है। तो इसमें यह कहा कि धारा 8 का स्पष्टीकरण प्रथम स्थान में यह कहा गया धारा 8 के प्रयोजन के लिए आचरण शब्द में कथन सम्मिलित नहीं है। स्टेटमेंट जो है इसमें शामिल नहीं है। धारा 8 के अंतर्गत केवल आचरण का साक्ष्य दिया जा सकता है, केवल कंटेंट का, कथन का नहीं। अब कथन का कहां दिया जाएगा? अब अगर कथन की बात करें तो कंप्लेंट में ये कहता है बगैर स्टेटमेंट का दिए हुए कहा गया, आप बगैर कंप्लेंट किए हुए कहते हैं कि साथ मेरे साथ रेप किया गया है। ये क्या है? यानी आप ये कहते हैं कि मेरे साथ रेप किया गया है। जब आप दृष्टांत देखेंगे, दृष्टांत जो है कि ये किसी अपराध का अभियुक्त है तो आप उसमें देखेंगे कि दृष्टांत में कि मेरे साथ जो है रेप किया गया है और बगैर प्रतिवाद किए कहा गया है, तो वो स्टेटमेंट उस पर जो है रिलेवेंट नहीं करेगा। हम बात करते हैं जब कोई घायल व्यक्ति किसी अपराध का प्रतिवाद करता है, क्या है, कोई भी घायल व्यक्ति किसी अपराध का प्रतिवाद करता तो ऐसे करना एक आचरण है और जिन शब्दों के साथ वो आचरण करता है वो कथन है। अगर वो जो कह रहा है, जिन शब्दों के साथ आचरण कह रहा है वो स्टेटमेंट है जो आचरण के साथ साथ होते हुए, इसलिए प्रथम स्पष्टीकरण के अंतर्गत सुसंगत होंगे। जो प्रथम स्पष्टीकरण है इसके नाते जो है सुसंगत होगा। धारा 8 के दृष्टांत जो टां तक तथा टां के बीच समझाते हैं, इसमें पहला दृष्टांत यह मानकर चलता है कि किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया गया है और उसने इसके बारे में प्रतिवाद किया है, जिन परिस्थितियों में जिन शब्दों में प्रतिवाद किया वो सुसंगत हो गए। अगर वो स्त्री कह रही मेरे साथ बलात्कार किया गया और प्रतिवाद के साथ कह रही है तो इस रूप में जो है वो क्या होगा, सुसंगत होगा। ठीक है, ये चीजें आप लिखिएगा जरूर। प्रायः प्रतिवाद किए जाते हैं और उस थाने में कहते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या है कि इस कारण से रिपोर्ट अंतर्गत सुसंगत होंगे, अधिक उड़ित सत्यों का सबूत नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बगैर प्रतिवाद किए गए जो कहा गया है वो पूरी तौर पर सुसंगत नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि आप जो है और अब देखेंगे कि वो आपने देख ही चुका है, लेकिन कोई जो है क्वीन बनाम इम्प्रेस अब्दुल्ला का केस पढ़िएगा, आर बनाम कैमलरी का केस पढ़िएगा और उसके बाद में ऐसे कथन जो आचरण पर प्रभाव डालते हो, क्या हो, इफेक्ट करता हो। यानी धारा 8 के दूसरे स्पष्टी में कहा गया है जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत होता है तो उसकी उपस्थिति तथा उसकी बोलचाल में किया गया कोई स्टेटमेंट जो उसको सुनता है वो आचरण पर प्रभाव डालता है।
अब सुसंगत होगा ऐसे कथन का साक्ष्य भी दिया जा सकता है जो किसी व्यक्ति का आचरण को प्रभावित करता हो। जिसका आचरण सुसंगत हो, ऐसे कथन का इसलिए भी सुसंगत होते हैं, इसलिए कथन के बगैर हो सकता आचरण के कुछ अर्थ ही ना हो। इसमें कोई बनाम इब्राहिम अब्दुल्ला जख्मी लड़के के साथ अपने हाथ हिलाने का आचरण कुछ भी अर्थ नहीं रखता है, जो है वो उसमें जो है आचरण में कोई अर्थ नहीं रखता जब तक उनके प्रश्नों के संदर्भ में ना देखा जाए। जी हाँ, उत्तर हाँ में ना में दिया, लड़की हाथ हिलाया गया, न्यायाधीश महमूद ने अपना इसमें डिसेंट व्यू दिया और प्रश्नों को उत्तर को हाथ हिलाते आचरण धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होना चाहिए था, क्योंकि नाटन के शब्दों में बताया गया कि सिद्धांत सही है। एक जो नाटन है उन्होंने बताया कि सिद्धांत जो है सही है। वास्तव में स्टेटमेंट के बाद किया गया कंटेंट महत्वपूर्ण होता है, यानी रियलिटी में जो है क्या है, वास्तव में एक्चुअल में क्या है, जो स्टेटमेंट के बाद किया गया कंटेंट जो है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। कथन केवल इतना महत्व की आचरण उत्पन्न करता है कि जो स्टेटमेंट है केवल इतना महत्व जो आचरण को उत्पन्न करता है, इसका अर्थ बताता है। इसी विद्वान लेखक से सिद्ध जो है उसने कारण बताया, किसी व्यक्ति की उपस्थिति में किए गए कथन आचरण का भाग होने के स्वरूप से सुसंगत होता है। किसी व्यक्ति के किसी अपराध का आरोप हो, वो चुप रहे तो दौड़ रहे हो या ये झूठे बचाव के लिए जवाब दे रहे हो, वो ही आचरण के कथन के रूप में सुसंगत होंगे। तो ये दोस्तों आचरण की बात है। और उसके बाद जब हम क्या नाम है न्यायमूर्तियों का अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है एक न्यायमूर्ति हैं बिगमोर के शब्द में क्या कहते हैं और आर बनाम पामर क्या कहते हैं, ये दो स्टेटमेंट है। तो अब ये क्या कहते हैं, न्याय से भागना और ऐसे अनाचरण के बारे में हमेशा ये धारणा की गई है कि इससे दोषपूर्ण मन स्पष्ट होता है। नीचे व्यक्ति के भागने से लगता है चाहे कोई भी उसका पीछा ना कर रहा हो और सच्चे व्यक्ति शेर की तरह खड़े होते हैं। आज इस बात का संपूर्ण विश्व में सार्वभौमिकता से प्राप्त है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति का भाग जाना, कैद से खिसक जाना, हिरासत में आने से इनकार करना, छिप जाना, झूठ नाम अख्तियार करना तथा अन्य ऐसे आचरण इस आधार पर गहरे किए जाते हैं जो कि दोषपूर्ण भाव दर्शित होते हैं और दोष को साबित करते हैं। ये बिगमोर ने लिखा है और रिचर्डसन ने अपनी लॉ ऑफ एविडेंस पुस्तक में जो कहा है, दोषपूर्ण आचरण जो है वो उदाहरण निम्न है। पहला क्या है, अभियुक्त द्वारा अपने जूते का नाप करवाने में जिद करना। जो अभियुक्त है अपने द्वारा अपने जूते को नाप करवाने में जिद करना, पकड़े जाने पर पीला पड़ जाना, पत्नी की हत्या हो जाने पर किसी समय रोते हुए देखा ना जाना, एक लड़की बलात्कार के आरोप में जवाब में उसे शादी करने से प्रस्ताव, लड़की के वह लट्ठे से जो चोरी हो गए हैं पकड़े जाने पर लौटाने का करार, अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को घूस देने का प्रस्ताव ताकि वो खिसक जाए। ये सब जो है विद्वान न्यायाधीश ने आचरण को सही तरीके से परिभाषित किया गया है। दोस्तों मैं आचरण आज समाप्त करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज के धारा 9 पर बहुत डिटेल से अध्ययन करूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें और डायरेक्ट बुक तमाम ऐसे सोर्सेस हैं जिस नोट के सोर्सेस हैं उसके मदद से हम आपके बीच में आते हैं। दोस्तों मैं अपनी बातें यहीं पर आज विराम लगाता हूं और आपसे मैं दरख्वास्त के लिए गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।